एक ऐसा जुर्म जिसे सीमेंट में दफनाने की कोशिश की गई थी। आज हम सौरव राजपूत केस की उन परतों को खोलेंगे जिसने वाकई पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खोज से। एक इंसानी शरीर जिसके टुकड़े किए गए थे और उसे सीमेंट के एक ब्लॉक में बंद कर दिया गया था। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट में दफन एक जुर्म। हम मेरठ में मार्च 2025 में जो कुछ भी हुआ उस पूरी घटना के सिलसिले को समझने की कोशिश करेंगे। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला है। पता चलता है कि इस जुर्म को छिपाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 3 बहुत ही भयानक कदम उठाए गए थे। पहला, हत्या को अंजाम दिया गया। दूसरा, पहचान मिटाने के इरादे से शव के टुकड़े किए गए। और आखिर में उन टुकड़ों को सीमेंट के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया गया। बात है 4 मार्च 2025 की और ये सब कुछ हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, 3 लोग हैं। एक पीड़ित, उसकी पत्नी और पत्नी का एक कथित प्रेमी। सबसे पहले पीड़ित। इनका नाम था सौरव राजपूत। उम्र थी कोई 35 साल। मर्चेंट नेवी में एक पूर्व अधिकारी थे और कुछ ही समय पहले लंदन से भारत वापस आए थे। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी बनाई गई वो थी मुस्कान रस्तोगी, यानी सौरभ की ही पत्नी। उम्र लगभग 28 साल। और फिर तीसरा किरदार है साहिल शुक्ला। पुलिस के मुताबिक ये मुस्कान का प्रेमी था। तो अगर इन रिश्तों को आसान भाषा में समझें तो सौरव राजपूत जो कि विक्टिम थे वो मुस्कान के पति थे। मुस्कान रस्तोगी जो मेन एक्यूज्ड हैं वो सौरव की पत्नी तो थी ही, साथ ही साहिल शुक्ला की प्रेमिका भी थी। और साहिल, जैसा मैंने बताया, इस केस में को एक्यूज्ड है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये लिए उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, सौरव राजपूत को क्यों मारा गया। चलिए इस उलझे हुए मकसद की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब ये केस शुरू हुआ तो शक था कि कहीं ये काले जादू या किसी तांत्रिक क्रिया का मामला तो नहीं। लेकिन पुलिस ने जब अपनी चार्जशीट फाइल की तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। ऑफिशियल मोटिव बताया गया एक प्रेम प्रसंग और पैसों का झगड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सौरभ के परिवार ने तो कुछ और ही गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि मुस्कान के बॉलीवुड में जाने के सपने थे, कि वो सौरभ की कमाई का गलत इस्तेमाल कर रही थी, और ये भी कि मुस्कान साहिल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही थी। अब सोचिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें कोई आई विटनेस नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। तो सवाल ये था कि केस को खड़ा कैसे किया जाए। जी हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पुलिस को हत्या होते हुए देखने वाला कोई एक भी इंसान नहीं मिला। इसका सीधा मतलब था कि पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका था। और पुलिस ने कितनी मेहनत की इसका अंदाजा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं, 1000। जी हां, 1000 पन्नों की चार्जशीट। सोचिए, 1000 पन्ने आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई। अब इन 1000 पन्नों में था क्या? इसमें जो सबसे अहम सबूत थे वो थे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, यानी कि किसने किसको कब फोन किया। फिर थी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और हां, सीसीटीवी फुटेज। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पुलिस ने पूरी तस्वीर बनाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद हुआ क्या, इसके कानूनी और सामाजिक परिणाम क्या निकले। फिलहाल की बात करें तो मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोनों मेरठ जेल में जुडिशियल कस्टडी में हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी ही, कह सकते हैं, हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला है कि मुस्कान जेल में रहते हुए ही कानून की पढ़ाई यानी LLB करना चाहती हैं। और क्यों? ताकि वो अदालत में अपना केस खुद लड़ सके। देखिए, ऐसे मामलों का असर सिर्फ आरोपियों पर नहीं पड़ता। मुस्कान के परिवार को सामाजिक बहिष्कार और पैसों की तंगी की वजह से वो शहर ही छोड़ना पड़ा। ये दिखाता है कि एक जुर्म की लहरें कितनी दूर तक जाती हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब रिश्ते इस तरह एक भयानक त्रासदी में खत्म हो जाते हैं तो क्या इंसाफ कभी सच में पूरा हो पाता है? सोचने वाली बात है।